1927 में ब्रसल्स में सोलवे कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दुनिया के 29 सबसे टॉप फिजिसिस्ट इकट्ठा हुए थे और इन 29 लोगों में सिर्फ एक महिला थी, मैरी क्यूरी। वो बहुत चीज़ों में प्रथम थी। मैरी क्यूरी नोबेल प्राइज़ जीतने वाली पहली महिला थी। वो पहली व्यक्ति थी जिसने 2 बार नोबेल प्राइज़ जीता और 2 अलग अलग फील्ड्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ जीता। क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी में उनके काम के लिए जाना जाता है, जो काम वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 1 लाख लोगों की जान बचाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्यूरी की खुद की जान ले लेगा। मैरी का बर्थ नेम मारिया स्कोडवास्का था और उनका जन्म पोलैंड में हुआ था। क्यूरी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। क्यूरी के माता पिता दोनों टीचर्स थे। मारिया हाई स्कूल में टॉपर थी, पर उसके बावजूद भी उसे यूनिवर्सिटी में जाना अलाउड नहीं था क्योंकि वो एक महिला थी। रशियन एम्पायर ने औरतों और लड़कियों का यूनिवर्सिटी जाना बैन कर रखा था। इसके बावजूद भी उसने और उसकी बहन ब्रोनिया ने वारसा में एक गुप्त यूनिवर्सिटी, जिसे फ्लोटिंग या फ्लाइंग यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसमें एडमिशन ले लिया। जैसा कि इस यूनिवर्सिटी के नाम से ही पता चल रहा है, इस यूनिवर्सिटी की क्लासेस की लोकेशन चेंज होती रहती थी ताकि अथॉरिटीज़ को पता न चले। ये यूनिवर्सिटी इनफॉर्मल एजुकेशन देती थी। क्यूरी और उसकी बहन ब्रानिया ने ऑफिशियल डिग्री हासिल करने के लिए विदेश जाने का सपना देखा था, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी थी। उसकी बहन ब्रोनिया पेरिस में एक मेडिकल स्कूल में पढ़ने चली गई और दोनों ने एक सौदा किया कि क्यूरी ट्यूशन्स पढ़ाकर ब्रोनिया के मेडिकल स्कूल की फ़ीस भरेगी और जब ब्रोनिया कमाने लग जाएगी तो वो क्यूरी के एजुकेशन के लिए पैसा देगी। 2 साल तक मारिया ने टीच किया, बट वो फिर भी इनफ पैसा नहीं कमा पा रही थी, तो उसने गवर्नेंस के तौर पे काम करना शुरू किया, जिससे वो काफ़ी पैसा कमा पाते थे। गवर्नेंस का काम होता है निजी घरों में जाना और वहाँ के बच्चों को पढ़ाना। क्यूरी एक काफ़ी अमीर घर में गवर्नेंस थी और उसको उसी घर के सबसे बड़े बेटे से प्यार हो गया, जिसका नाम था कैजिमिर्ज जोरास्की। लेकिन जोरास्की के माता पिता ने इस शादी के लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि क्यूरी अमीर नहीं थी। ने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन फैमिली फिर भी नहीं मानी। ये कहा जाता है कि बूढ़ा होने के बाद कैजिमिर्ज क्यूरी के स्टैचू के सामने बैठ के कुछ सोचते रहते थे और फाइनली 1891 में जब मारिया 24 साल की हुई, वो अपनी बहन के पास पेरिस चली गई एंड नाउ शी यूज द नेम मैरी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एडमिशन ले लिया, जिसे सोहबन के नाम से जाना जाता है। इस यूनिवर्सिटी में उसने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का कोर्स किया। पहले वो अपनी बहन के घर में रहती थी, जिसकी अब शादी हो चुकी थी, लेकिन बाद में उसने यूनिवर्सिटी के पास एक छोटा सा कमरा किराए पे ले लिया। मरी के रूम में हीटर नहीं था और ठंड काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए वो अक्सर हीटेड लाइब्रेरी में पढ़ती रहती थी जब तक लाइब्रेरी के बंद होने का टाइम न होता। वो कभी कभार इतनी मेहनत करती थी कि खाना पीना भूल जाती थी और चक्कर आकर गिर जाती थी। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भी मरी इस नई फ्रीडम एंड साइंस की दुनिया में बहुत खुश थी। She earned a degree in physics and another in mathematics. मैरी का प्लान पोलैंड वापस लौटने का था, लेकिन फिर उसके जीवन में पियर क्यूरी आ गए। पियर क्यूरी मैरी से 8 साल बड़े थे और एक जाने माने फिजिसिस्ट थे। उन दोनों का इंट्रोडक्शन एक म्यूचुअल फ्रेंड ने करवाया था, जो जानता था कि मैरी को अपने रिसर्च वर्क के लिए एक लैब की आवश्यकता है और पियर मैरी के लिए लैब अरेंज कर सकते थे। पियर मैरी को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, पर मैरी मना कर देती है क्योंकि उसका प्लान वापस पोलैंड जाने का होता है। जब मैरी अपनी फैमिली के पास वापस पोलैंड जाती है, वहाँ की यूनिवर्सिटी उसे प्रोफेसर की जॉब देने से मना कर देती है क्योंकि वो एक महिला थी। तब उसे एहसास हुआ कि पोलैंड में करियर बनाना पॉसिबल नहीं होगा। फिर पियर ने उसे पीएचडी करने के लिए पेरिस वापस आने के लिए मना लिया। मैरी ने पियर को भी इंसिस्ट किया कि वो भी अपनी डॉक्टरेट करे एंड पियर डिड ए पायनियरिंग रिसर्च ऑन मैग्नेटिज्म। 1895 में उन दोनों ने शादी कर ली। मैरी ने अपनी शादी में डार्क ब्लू कलर का आउटफिट पहना था, जो लैब में उसका ट्रेडमार्क बन जाएगा। उन्होंने शादी के तोहफे के रूप में मिले पैसों से साइकिल खरीदी, कभी कभार रिलैक्स करने के लिए। मैरी क्यूरी ने 1903 में यूनिवर्सिटी ऑफ सोहबन से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। उसने अपनी थीसिस रेडिएशन पर की, जिसे हाल ही में हेनरी बेकरेल द्वारा खोजा गया था। क्यूरी बेकरेल की डिस्कवरी में काफ़ी इंटरेस्टेड थी और उसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी किया। उसने कई सब्सटेंसेस एंड मिनरल्स में रेडियो एक्टिविटी मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया, जो उसके पति द्वारा इन्वेंट किया गया था। उसे सब एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि रेडिएशन यूरेनियम की प्रॉपर्टी है।
फिर भी जब उसने मिनरल पिच प्लांट को देखा जिसमें मुख्य रूप से यूरेनियम होता है, उसने नोटिस किया कि वह यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक रेडियो एक्टिव था। तो यह कैसे हो सकता था? यह तभी पॉसिबल था जब पिच ब्लेंड में कुछ और भी होता। पियर भी इस बात से इतने उत्सुक हुए कि उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और इस खोज में शामिल हो गए। उन दोनों ने टनों पिच ब्लेंड पर काम किया और एक एलिमेंट की खोज की जो यूरेनियम से 400 गुना अधिक रेडियो एक्टिव था, पोलोनियम। पोलोनियम का नाम पोलैंड पे रखा गया जिस देश में मरी का जन्म हुआ था। और फिर मरी एंड पियर ने एक और एलिमेंट डिस्कवर किया जिसने पोलोनियम की तुलना में 900 गुना अधिक रेडिएशन दिया, रेडियम। और ये एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने का और डिस्कवर करने का काम उन्होंने एक टूटी फूटी झोपड़ी में किया था क्योंकि उनके पास अभी तक कोई डेडिकेटेड लैब स्पेस नहीं था। पर उनकी मेहनत रंग लाई और 1903 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मरी, पियर और बेकरेल को रेडिएशन के रिसर्च के लिए दिया गया। फ्रेंच एकेडमिक्स ने ओरिजिनली ये प्रपोज किया था कि सिर्फ पियर और बेकरेल को प्राइज़ दिया जाए और मरी को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो एक महिला थी। ए साइन ऑफ टाइम्स। हालांकि नॉमिनेटिंग कमेटी के एक सिंपैथेटिक मेंबर स्वीडिश मैथमेटिशियन लेफर ने पियर को सिचुएशन के प्रति अलर्ट किया और पियर ने जोर देकर कहा कि उनकी पत्नी सम्मान को साझा करे। ऐसे मरी क्यूरी नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला बनी। मरी एंड उसके हस्बैंड पियर रिसर्च में इतना बिजी थे कि वो व्यक्तिगत रूप से स्टॉकहोम जाकर प्राइज भी स्वीकार करने नहीं गए। पियर बीमार भी थे, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पेन एंड फैटीग। उन्हें इस समय इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रेडिएशन उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि मरी अपनी जेब में रेडियम की ट्यूब्स रखती थी। वो इन फेंट फेरी लाइट से काफी आकर्षित थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह ट्यूब्स धीरे धीरे उसकी जान ले रही थी। चमकते हरे रेडियम ने जनता को भी मंत्रमुग्ध कर दिया था। यह अर्ली कैंसर ट्रीटमेंट का एक मुख्य एलिमेंट था और एवरीडे प्रोडक्ट्स में भी अपना रास्ता खोज लिया था, जैसे कि टूथपेस्ट में इस वादे के साथ कि दांतों को फायदा पहुंचाएगा और फेशियल क्रीम्स में इस विश्वास के साथ कि यह मसल्स को मजबूत करेगा और रिंकल्स को कम। 1920s में यह एलिमेंट इतना पॉपुलर था कि इसके 1 ग्राम की कीमत $1 लाख से भी अधिक थी, यानी कि आज के 1 मिलियन से भी अधिक। क्यूरीज रेडियम को पेटेंट कराकर रातों रात पैसा कमा सकते थे, बट दे डिडंट। मैरी ने घोषणा की रेडियम एक केमिकल एलिमेंट है और सभी ह्यूमंस की संपत्ति है। आफ्टर दे ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, पियर को सोहबन में हेड ऑफ फिजिक्स बनाए जाने वाला था। फिर भी उनके पास अभी तक एक ढंग की लैब नहीं थी। पियर ने शिकायत की और यूनिवर्सिटी ने मान भी लिया, परंतु उसका नई लैब में काम करने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी दूसरी बेटी के जन्म के 2 साल से भी कम में एक ट्रेजेडी हो गई। अप्रैल 1906 में बरसात के एक दिन पियर एक घोड़ा गाड़ी से टकराकर तुरंत मर गए। पियर के पिता ने कहा कि उनके बेटे को अपने ही विचारों में मगन रहने ने उसकी मृत्यु में योगदान दिया। मरी को उसके पति की मौत के बाद सोहबन यूनिवर्सिटी में पियर की एकेडमिक पोस्ट की पेशकश की गई। वह फ्रांस की पहली महिला प्रोफेसर बनी। उनके पहले लेक्चर को अटेंड करने की उम्मीद में सैकड़ों लोग यूनिवर्सिटी के बाहर लाइन में खड़े थे। उसके पति की मृत्यु के बाद की अवधि उसके जीवन की सबसे कठिन अवधि होगी। 1911 में द फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि प्रमुख साइंटिस्ट के लिए एक सभा स्थल है, उन्होंने खाली सीट होने के बावजूद भी मरी को मेंबरशिप देने के लिए इनकार कर दिया और मरी की जगह फिजिसिस्ट एडवर्ड ब्रेनली को मेंबरशिप दे दी गई। कई लोगों ने कहा कि मरी एक इमिग्रेंट है और महिला है, इसलिए उन्हें मेंबरशिप नहीं दी गई। अकेडमी के ठुकराए जाने के बावजूद मरी ने उस वर्ष और बड़ी जीत हासिल की, एक दूसरा नोबेल प्राइज, इस बार केमिस्ट्री में। उन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज पोलोनियम एंड रेडियम की खोज, आइसोलेशन एंड स्टडी के लिए दिया गया, लेकिन तब मरी की चर्चाओं का कारण अच्छा नहीं था। फ्रेंच प्रेस बस एक बात को पकड़े बैठी थी, जो थी मरी का उसके पति के एक पूर्व छात्र फिजिशियन पोल के साथ अफेयर। पोल मैरिड था और अपनी पत्नी से अलग हो गया था। मरी को एक घर तोड़ने वाली औरत के रूप में लेबल किया गया और यहाँ तक उसे चेतावनी दी गई कि वो नोबेल प्राइज को लेने ना ही जाए तो ही अच्छा होगा। क्यूरी एक गहरे डिप्रेशन में डूब गई। फिर एक फेलो साइंटिस्ट की हेल्प से वो धीरे धीरे बाहर निकली। 1911 में सोल्वे कॉन्फ्रेंस में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्यूरी के साथ दोस्ती की। उन्होंने इस अंधेरी अवधि के दौरान मरी को एक प्रोत्साहन पत्र लिखा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा, मैं आपको यह बताने के लिए मजबूर हूँ कि
मैं आपकी बुद्धि, ड्राइव और ईमानदारी की जितनी प्रशंसा करूँ कम है। फिर उन्होंने सलाह दी कि प्रेस की स्टोरीज की तरफ ध्यान ना दीजिए। क्यूरी अपना दूसरा नोबेल प्राइज स्वीकार करने के लिए स्टॉकहोम गई और अफेयर्स की हेडलाइंस धीरे धीरे उड़ गई। मरी भी धीरे धीरे रिकवर कर रही थी और तभी एक नया रेडियम इंस्टीट्यूट बना था जिसमें मरी एक बहुत बड़ी लैब को सेट कर रही थी कि उसी वक्त युद्ध छिड़ गया। जैसे ही जर्मन सैनिक पेरिस की ओर बढ़ रहे थे, वह अपने कीमती रेडियम के भंडार को साउथ वेस्ट फ्रांस के बोर्डो में ले गई, जो कि नई राजधानी थी। उसने युद्ध के प्रयासों में मदद करने के लिए अपने दोनों गोल्ड नोबेल प्राइजेस बेचने की कोशिश की, लेकिन नेशनल बैंक ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह अपनी प्राइज मनी का यूज करके वॉर बॉन्ड्स खरीदती थी, लेकिन इतना सेल्फ सेक्रीफाइस उसके लिए काफी नहीं था। मरी फ्रेंच सोल्जर्स की जान बचाने के लिए अपने रिसर्च का यूज़ करने के लिए दृढ़ थी। उसने एक जर्मन साइंटिस्ट विल्हेम रोन्स्टन के काम को पढ़ा था, जिन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर किया था। क्यूरी एक्सरे मशीन्स को युद्ध के मैदान पर लेकर आई, लिटिल क्यूरीज का आविष्कार करके। लिटिल क्यूरीज एक्सरे मशीन्स की मोबाइल यूनिट्स थी जो घायल सैनिकों के छर्रे और गोलियों का पता लगाने और निकालने में सर्जनों की मदद करती थी। मरी और उसकी बेटी इरेन ने इन छोटी छोटी कारों को चलाने के लिए 150 महिलाओं को ट्रेन किया और एक खुद चलाई, खतरे के बावजूद भी। क्यूरी ने फील्ड हॉस्पिटल में 200 रेडियोलॉजिकल रूम्स का भी निरीक्षण किया। यह अनुमान लगाया जाता है कि युद्ध के अंत तक उसके प्रयासों ने लाखों लोगों की जान बचाई, पर शायद उसे खुद की जान गंवानी पड़ी। क्यूरी जानती थी कि एक्सरे के अधिक संपर्क में आने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा, लेकिन सेफ्टी प्रैक्टिसेस में सुधार करने का कोई समय नहीं था। वर्षों बाद मरी एप्लास्टिक एनीमिया से मर जाएगी। यह एक ब्लड डिजीज होती है जो उसके जीवन काल में बड़ी मात्रा में रेडिएशन के संपर्क में आने के कारण होने की संभावना है। उसके मानवीय प्रयासों के बावजूद फ्रांस सरकार ने मरी को कभी कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दी, जबकि विदेशों में उसकी फेम बढ़ती जा रही थी। 1921 में यूएस प्रेसिडेंट वॉरेन हार्डिंग ने उसे व्हाइट हाउस में इनवाइट किया और रिसर्च में हेल्प के लिए 1 ग्राम रेडियम गिफ्ट किया। फ्रेंच गवर्नमेंट क्लियरली इस बात से शर्मिंदा थी कि उन्होंने उसे कोई डिस्टिंक्शन नहीं दी, इसलिए डीसी की उस ट्रिप से पहले उन्होंने उसे सबसे प्रतिष्ठित सम्मान लीजन डॉनर, द लीजन ऑफ ऑनर की पेशकश की। मरी ने साफ इनकार कर दिया। अपने बाद के वर्षों के दौरान वो रेडियम इंस्टीट्यूट की हेड थी और बाद में क्यूरी इंस्टीट्यूट इन पेरिस की हेड बनी, और वारसो में एक और खोला गया जहां उसकी बहन ब्रोनिया डायरेक्टर बनी। दोनों आज तक भी मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। तब तक मरी की तबीयत खराब हो चुकी थी। 4 जुलाई 1934 को क्यूरी का 66 की उम्र में फ्रांस के पैसी शहर के अस्पताल में निधन हो गया। वो अपनी बेटी इरेन को 1 साल बाद नोबेल प्राइज जीतते हुए देखने के लिए जीवित नहीं रही। इरेन ने भी केमिस्ट्री में न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की आर्टिफिशियल क्रिएशन के लिए अपने हस्बैंड फिजिसिस्ट फ्रेडरिक के साथ नोबेल प्राइज जीता था। क्यूरी को पेरिस के उपनगर सीको में अपने पति के पास एक कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहां उसने शादी की थी। 1995 में मरी एंड पियर दोनों को पेरिस के पैंथियम में ले जाया गया, जो विक्टर ह्यूगो, रूसो और वोल्टेयर जैसे कई प्रतिष्ठित फ्रेंच सिटीजन्स के लिए रेस्टिंग प्लेस है। क्यूरी अपनी योग्यता के आधार पर पैंथियन में सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी। मरी के अवशेष रेडियोएक्टिव रहे, इसलिए उन्हें लगभग 1 इंच लेड के साथ एक ताबूत में रखा गया था। यहाँ तक कि उसके कागजात आज तक भी रेडियोएक्टिव है, और जो कोई भी उन्हें पढ़ना चाहता है उन्हें एक प्रोटेक्टिव गियर पहनना पड़ता है और एक वेवर साइन करना पड़ता है। क्यूरी अपने अथक परिश्रम और रास्ते में आने वाली सब बाधाओं से लड़कर अब तक की सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बने। It wasn't only her work that was impressive, but also her work ethic. Thank you so much for watching this video.